धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। वेलकम इन योगा क्लास। आज की योगा क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली योगा क्लास में आपने प्राणायाम के विषय में जाना। प्राणायाम के विषय में हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपको महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में जो चौथा अंग है उसे बोलते हैं प्राणायाम, उसके विषय में हम आजकल जान रहे हैं। प्राणायाम को समझने के लिए, उसके लाभ को समझने के लिए, उसका महत्व समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि एक सुनार किसी परिशुद्ध अशुद्ध सोने को आग में तपाकर शुद्ध कर देता है और उसमें से जितना भी जो गंध है या जितना भी उसमें जो मिलावट है वो सब निकल जाती है और तपने के बाद में प्योर सोना सुनार उसे बना देता है। उसी प्रकार से जब एक मनुष्य प्राणायाम करता है तो वह अपने आप को इतना तपाता है, प्राणायाम की उस अग्नि में इतना तपाता है तो उसके शरीर के जितने भी अवयव हैं, जितने भी रोग हैं, वो सब निकल जाते हैं और परिशुद्ध शुद्ध शरीर ही रह जाता है। शरीर हमारा रोगों से दूर हो जाता है और एक साफ सुथरा निर्मल और स्वस्थ शरीर बन जाता है। इसलिए प्राणायाम का महत्व महर्षि पतंजलि ने बताया है। बच्चों, पिछले प्राणायाम में आपने भस्त्रिका प्राणायाम के विषय में जाना। आज हम जानेंगे कपालभाति। पहले हम कपालभाति को जानेंगे और कपालभाति को जानने के बाद में फिर हम भस्त्रिका और कपालभाति दोनों का अभ्यास करेंगे। कपालभाति को सिखाने के लिए हम आपको सूक्ष्म रूप से बेसिक इस तरह से प्रारंभ करता हूं और आपको जानकारी होनी चाहिए कि कपालभाति कैसे करनी। तो पहले बच्चों आओ मेरे साथ में कुछ कपालभाति के बेसिक अभ्यास करते हैं और फिर उन एक्सरसाइज को, इन स्किल्स को आपस में जोड़ के फिर कपालभाति को पूर्ण रूप से आपको सिखाएंगे। पहला अभ्यास, अपने हाथों को बच्चों यहाँ रखो और नासिका से जिस तरह से हमें बिना हाथ लगाए हुए नासिका के मल को साफ करना होता है, उसी तरह से नासिका से जो है हम अपने वायु के प्रेशर को बाहर फेंकेंगे। कैसे बच्चों, देखो। आपने देखा कि आपकी नासिका से जो प्रेशर आ रहा है, जो आप जो रेचक कर रहे हैं, मतलब सांस बाहर फेंक रहे हैं, उसका प्रेशर आपकी हथेली पे लग रहा है। अब आप ये देखिए दूसरा अभ्यास, अपने हाथ को, अभी तो आपने सामने रखा था, अपने हाथ को अपने पेट पर, स्टोमक पर रखिए, ठीक है, और पेट को हल्के से अंदर खींचना, ऐसे, ये अंदर अंदर पेट आपका अंदर खींचेगा। आप ये देखिए यहां से ये इस तरह से पेट अंदर खींचा। अब जो ये दोनों प्रक्रिया है, यदि इन दोनों प्रक्रियाओं को हम मिलान कर दें तो कपालभाति का प्रारूप ले लेती है। अब कपालभाति में विशेष आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारी जो वायु है, जो हम श्वासों को बाहर फेंक रहे हैं, रेचक कर रहे हैं, वो हमारी नासिका से ही होनी चाहिए, ना कि गले से या मुंह से होनी चाहिए। दूसरा, जो पेट है वो पेट स्वतः ही अंदर जाता है, छाती अंदर नहीं जानी चाहिए, पेट अंदर जाना चाहिए। इसलिए सांस बाहर आती है और पेट अंदर जाता है। तो इन दोनों का मिश्रण जो है कपालभाति का प्रारूप ले लेता है। अब हम आपको इसको पूर्ण रूप से कराने के लिए हम किसी भी आसन को, सुखासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में आपको सुविधा हो उस आसन में अपनी पोजीशन ले लेंगे। तो मैं अपनी सुविधा अनुसार पद्मासन की पोजीशन ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। पद्मासन आपको ले लेना है, ये हो गया पद्मासन। अब पद्मासन के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी मुद्रा कौन सी होनी चाहिए। तो मुद्रा से तात्पर्य क्या है बच्चों? मुद्रा से तात्पर्य ये है कि जो हमारे हाथ हैं, फिंगर है, उनका जो पोजीशन है वो किस रूप में होना चाहिए। जो हम अपने हाथों के फिंगर्स के माध्यम से एक रूप बना लेते हैं, एक आकृति बनाते हैं, उसी को मुद्रा कहते हैं। अब मुद्रा जो
कपालभाति के लिए जो बेस्ट मुद्रा है वो है हमारी वायु मुद्रा, क्योंकि कपालभाति मोस्ट से हमारे डाइजेशन सिस्टम को प्रभावित करता है। तो वायु मुद्रा लगाने से हमारे डाइजेशन सिस्टम में लाभ मिलेगा। अब वायु मुद्रा बच्चों कैसे लगती है? अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उस इंडेक्स फिंगर को अंगूठे जो थंब है उसके मूल में लगाना है और हाथों को आगे रखना है। तीनों उंगलियां आगे रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद रखनी है। अब कपालभाति का अभ्यास करेंगे पूर्ण रूप से। कैसे बच्चों? लंबा गहरा सांस लो, सांसों को बाहर फेंक दो। अब सांस हमने बाहर फेंक दिया, अब सिर्फ हमें अपनी सांसों को बाहर फेंकने पे ही ध्यान रखना है, ना कि सांस को लेने में। कैसे बच्चों? यह हुआ कपालभाति का सामान्य अभ्यास, सामान्य गति। इसे कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में, कोई स्वस्थ हो, कोई बीमार हो, किसी को असाध्य रोग हो, कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि हमें इसको 5 से 10 मिनट तक करना है। अब इसका जो दूसरा अभ्यास है वो उन लोगों के लिए है जो किसी रोग से ग्रसित हैं। उस कंडीशन में आप जो है इसे मध्यम गति के साथ में कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप किसी सीरियस रोग से पीड़ित तो नहीं है, आपको हाई बीपी तो नहीं है, आप हृदय रोगी तो नहीं है, आपकी आंतों में सूजन तो नहीं है, आपका हाल फिलहाल में कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ। इस परिस्थिति में आपको कपालभाति को करने से पहले संबंधित इंस्ट्रक्टर की देख रेख में उसकी जानकारी के साथ में करना चाहिए। अब कपालभाति का दूसरी रूप है जिसे बोलते हैं मध्यम गति। इसमें गति हमारी तीव्र हो जाएगी। कैसे बच्चों? ये हुई कपालभाति की दूसरी स्थिति, मध्यम गति। अब कपालभाति की तीसरी स्टेज आते हैं, तीव्र गति। अब बच्चों तीव्र गति किसको करनी चाहिए? जैसे आप सभी युवा हैं, कोई आपको रोग नहीं है, तो इस कंडीशन में आप इस कपालभाति की तीव्र गति को कर सकते हैं। इस तीव्र गति में यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग नहीं है और युवक है और एनर्जेटिक है तो उसके लिए ये कपालभाति करना उचित है। आपको अपनी इस कपालभाति को तीव्र गति से करना है और जल्दी जल्दी स्ट्रोक करने हैं, सांसों को जल्दी जल्दी बाहर फेंकना है। और लेकिन ध्यान रहे कि आपके शरीर की कोई आकृति बिगड़ेगी नहीं, आकृति को सीधा रखना है और चेहरे पे मंद मंद मुस्कान होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? करेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस को बाहर फेंक देंगे। अब सिर्फ सांस बाहर फेंकनी है। एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है बच्चों, जब आप कपालभाति कर रहे हो तो आपको कपालभाति का जब आप समापन करें तो लंबा गहरा सांस लो, सांस छोड़ो और सांसों को रोक दो। एकदम से बीच में नहीं रोकना है। और इसी तरह जब प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में भी ये ध्यान रखना है कि आप एक साथ बीच में नहीं रोकें। ठीक है बच्चों? अब कपालभाति से पहले मैंने आपको बताया था भस्त्रिका प्राणायाम, तो अब भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति दोनों का एक बार अभ्यास करेंगे और कपालभाति को समझ भी लेंगे। कपालभाति के लाभ क्या हैं? लाभ यही है कि हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है उसको स्वस्थ रखता है, किसी प्रकार की कोई एलर्जी हो उसको दूर करता है, साथ ही साथ ये माने कि हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम सही रखता है, पाचन तंत्र को सही रखता है, शरीर में कहीं किसी प्रकार की कोई गांठें हो जाएं उसको ठीक करता है, और किसी प्रकार की कोई भी कैंसर हो, कोई भी बड़ा रोग हो तो उसको भी दूर करता है। लेकिन रोगी व्यक्ति को विशेष रूप से योग शिक्षक के देखरेख में निरीक्षक के बाद ही कपालभाति को करना चाहिए। ठीक है बच्चों?
अब भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति का दोनों का हम 5 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम सांस लेना है और सांसों को छोड़ना है। आज हम मध्यम गति से अभ्यास करेंगे दोनों चीजें। ठीक है बच्चों, इसके अंदर आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। ज्ञान मुद्रा क्या होती है कि जो इंडेक्स फिंगर है और हमारी जो थंब है दोनों को आपस में मिलाते हैं और हाथ रखते हैं। इससे जो है हमारी स्मरण शक्ति, जो मेमोरी पावर है वो बढ़ती है, हमारा मस्तिष्क ठीक रहता है। जैसे बोल रहे ना ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, उसका तात्पर्य यही है कि ये हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखती है। ठीक है बच्चों, चलो करेंगे एक बार भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आपको 3 से 5 मिनट करना चाहिए और साथ ही साथ जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करें तो प्रत्येक श्वास में ओम की ध्वनि गुंजायमान होनी चाहिए और जिससे आपको एक जो हमारे वातावरण में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ प्राणायाम करने में आपका ध्यान लगेगा, क्योंकि प्राणायाम के बाद ही है परिधारणा, परिधारणा के बाद आता है ध्यान। तो हम अपने स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से इस श्रृंखला में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब भस्त्रिका प्राणायाम के बाद में आता है हमारा कपालभाति। कपालभाति भी करेंगे मध्यम गति के साथ में। अपने चक्र को पूरा करते हुए वापस आएंगे, रुक जाएंगे। जब अपने चक्र को आप पूरा कर लेंगे तो आपको ध्यान रखना, लंबा गहरा सांस लेंगे, उस सांसों को छोड़ेंगे और फिर रुक जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब जब हम इसका समापन करते हैं तो समापन करने से पहले कुछ सेकंड के लिए ध्यान से बैठेंगे और इस ओम की चैंटिंग को सुनेंगे। और यही बैठी हुई स्थिति में एक बार प्रार्थना करेंगे, शांति पाठ करेंगे। प्राणायाम में शुरू में प्रार्थना और अंत में शांति पाठ करना आवश्यक है। आप करेंगे बेटा शांति पाठ। ओम देहो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतियोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्याम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और फेस पे लगा लेंगे, क्योंकि प्राणायाम से जो भी ऊर्जा आपने जाग की एनर्जी को प्राप्त किया है उस एनर्जी को अपने आप ही धारण करना है। किसी भी प्राणायाम को करने से पहले कुछ सावधानियां आपको देखनी चाहिए। क्या कि एक तो साफ सुथरा स्थान हो, धुंध वाला स्थान ना हो, पोल्यूशन ना हो, आप ढीले ढाले कपड़े पहने और आपने 3 से 4 घंटे तक कुछ ना खाया हुआ हो। यदि किसी का भी ऑपरेशन हुआ हो 3 महीने के बीच में तो उसे प्राणायाम नहीं करना चाहिए। हाई बीपी और हृदय से संबंधित रोगी व्यक्ति को प्राणायाम करने से पहले अपने योग से सलाह लेनी चाहिए। बहनों को, गर्ल्स को, फीमेल को योग प्राणायाम करने से पहले योग शिक्षक से सलाह ले लेनी चाहिए, तभी आपको प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है बच्चों,
आज की कक्षा को हम यही समापन करते हैं और अगली कक्षा में पुनः फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और ध्यान रहे, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब आप पद्मासन या किसी आसन में बैठते हुए होते हैं तो आपको अपने बॉडी को एकदम से एक्टिवेट नहीं करना है, उस पर जर्क नहीं देना है, थोड़ा रिलैक्स, मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करना है और सामान्य स्थिति आने पर ही आप अपनी कक्षा में से, योग की कक्षा में से उठकर दूसरे स्थान पर जाएंगे। पैरों की हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेनी है ताकि आपकी मसल्स सामान्य हो जाए, किसी तरह का उनमें कोई खिंचाव ना हो। ये सब जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, सूक्ष्म आपको क्रियाएं को मैं पिछली योग की कक्षाओं में आपको सिखा चुका हूँ। तो लोअर पार्ट अपर पार्ट की सूक्ष्म क्रिया को आप देख सकते हैं। इतना करने के बाद में अब आप तैयार हैं अपने स्थान से उठने के लिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।